आप सब अच्छे ही होंगे। मुझे यकीन है, क्योंकि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और करनी चाहिए, इसलिए आप हमेशा अपने जीवन में सुखी रहेंगे। कहानी का सिलसिला यूं ही चलता रहे। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी महिला की है जो आज़ाद भारत की प्रथम ऐसी महिला होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। मुझे लगता है आज तक आज़ाद भारत में किसी भी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इरफान एडवाइज जो इस कहानी को मैं सच्ची घटना की कहानी जो बताने जा रहा हूँ वो है एक उत्तर प्रदेश का एक जिला अमरोहा, जिसमें एक थाना हसनपुर पड़ता है। हसनपुर थाना हसनपुर के एक गांव में एक गांव है बावनखेड़ी। उस बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 की रात में की बात है, एक कांड हो जाता है। जब कांड हो जाता है तो किसी को खबर नहीं होती। वहां के जो पड़ोसी होते हैं वो ये देखते हैं कि ये सामने वाला मकान है, ये इसके जो दरवाजे हैं, इसके जो फाटक हैं, रोज सुबह ही खुल जाते थे। लेकिन इतने लेट हो गए हैं, अभी तक ना कोई जागा है, ना किसी ने दरवाजा खोला हो। आखिर माजरा क्या है? जब पड़ोसी उस गेट तक जाते हैं तो अंदर से रोने और चीखने की आवाज आती है और अंदर से कुछ लाशें वो देखते हैं। गेट में झांकने के बाद, जैसे गेट में झुकी होती हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ लाशें अंदर खून की से लथपथ पड़ी हैं और एक महिला रो रही है। जैसे ही ये कंडीशन पूरी स्थिति देखता है पड़ोसी, वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। आनंद फानन में थाना हसनपुर की पुलिस वहां पर आ जाती है। आने के बाद गेट खुलवाती है। जब गेट के अंदर सब प्रवेश होते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। वहां उस घर में लगभग 7 लाशें पड़ी हुई थी। सबके गर्दनें कटी हुई थी, जो कि कुल्हाड़ी से वार की हुई। अब इस घटना में 7 लाशें जब पड़ी थी, इस घटना में केवल एकमात्र महिला बची थी, जो उस घर की इकलौती लड़की थी, जिसका नाम शबनम था। शबनम अकेली बची थी और रो रो कर पुलिस वालों से कह रही थी कि हमारे परिवार वालों को, मेरे परिवार वालों को रात में चोर आए और चोर मारकर चले गए। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर माजरा क्या था। पुलिस भी उसे ढांढस बताने के लिए लग गई और उसे दिलासा दिलाने लगी, केस जल्दी खोलने का वादा करने लगी और उसे प्यार से उस लड़की को दुलारने लगी। लेकिन जब उसकी बात उसने, शबनम ने बताया कि चोर पीछे से आए थे, तो पुलिस पीछे का मुआयना करने गई। पीछे एक बाग था, जिसकी बाग से उसकी हाइट, मकान की हाइट लगभग 14-15 फीट थी। जब पुलिस ने इस बात को बारीकी से चेक किया तो वहां पर ना तो किसी रस्सी के निशान थे चढ़ने के, ना ही कोई सीढ़ी के निशान थे। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी जिससे कि उन्हें लगे कि चोर पीछे से चढ़कर आए थे। अच्छा, जब पुलिस ने ये सब कुछ जांच कर लिया, फिर भी पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। फिर पुलिस ने बात की कि अगर पुलिस चोर पीछे से आए थे तो मेन दरवाजे से क्यों नहीं गए निकल गए, पीछे के दरवाजे से क्यों चले गए? और जीने का दरवाजा भी बंद था तो चोर कैसे आए? पुलिस को हल्का फुल्का शक होने लगा। वहां के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती हैं। 7 लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती हैं। 7 लाशों में शबनम की माँ, पिताजी, भाई बहन, एक मेरी बहन, एक भाभी और एक 2 साल का मासूम अर्श, जिसका नाम था वो बच्चा।
सातों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन एक सब पुलिस को ये होता है कि जब डकैती डालने आए थे, चोर आए थे, तो चोरों ने सबका मर्डर किस हिसाब से कर दिया। कोई सामान बिखरा नहीं है, किसी से कोई हाथापाई पाई नहीं हुई। और शक ये भी कह रहा था कि जब जब चोर आए थे डकैती डालने, तो 2 वर्ष के बच्चे को उन्हें मारने की क्या जरूरत थी, वो तो मासूम बच्चा था। चलो एक बार को ऐसा होता, बड़े से हाथापाई हुई या बड़े ने देख लिया तो डकैत आखिर मार ही देते हैं, उनका क्या बिगड़ता है। लेकिन सर ये भी था कि 2 साल के बच्चे की मासूम को कोई बदमाश, कितना भी बड़ा बदमाश हो, नहीं मारे। ये उसके अंदर इतनी मानवता होती है कि बच्चों को नहीं मारे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसमें जो पॉइजन पाया जाता है वो जहर की पुष्टि होती है। यानी कि उसमें नींद की गोलियां दी जाती हैं। जब नींद की गोली दी जाती हैं तो पुलिस को और शक गहरा हो जाता है, क्योंकि जब चोर आता है तो पुलिस चोर नींद की गोली दे नहीं सकता, न चोर के कोई हाथ से खा सकता, और ना ही चोर इतनी जल्दी डकैत जल्दी उन्हें दे सकते हैं। बदमाश आते, मार तोड़ कर माल लूट के ले जाते। लेकिन ना तो कोई माल लूटा हुआ था, ना कोई कमरे में कोई ऐसी हलचल थी जिससे कि उन्होंने माल लूटा हो या कुछ झगड़ा करा हो, कुछ हाथापाई हो। तो पुलिस को और गहरा शक हो जाता है। जब पुलिस को गहरा शक हो जाता है तो पुलिस फिर छत पर चढ़ती है, फिर बारीकी से जांच करती है। इतने में मीडिया के द्वारा सारी खबर फैल जाती है। फैलने के बाद उस समय उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी थी, वह भी शबनम के घर बावनखेड़ी आ जाती हैं और उसकी मदद के लिए 5 लाख रुपए का, 5 से 10 लाख रुपए का ऐलान कर देती है। लेकिन उसे वो रकम अभी तक, उस समय तक नहीं दी गई थी, क्योंकि जांच होना बाकी थी और पुलिस अधिकारियों ने कह दिया था कि हम जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे, आप कोई मदद नहीं करिए। पुलिस जांच आगे बढ़ती रही। पुलिस अपनी जो पुलिस की कार्य प्रणाली है वो उसमें आगे बढ़ाती रही और दर बदर वो उसके करीब पहुंचती रही। शबनम से बार बार पूछताछ करने पर उसका यही जवाब था कि बदमाश आए मार के चले गए, बदमाश आए मार कर चले गए। लेकिन शबनम एक अकेली कैसे बच गई, सबका ये शक था। इसी बीच शबनम का जो मोबाइल होता है, मोबाइल पुलिस के हाथ लग जाता है और जब उसकी कॉल डिटेल चेक करी जाती है तो जो घटना का समय शबनम ने बताया था उससे 5 मिनट पहले कॉल की थी, लगभग 5-10 कॉलें इस पर कॉल की हुई थी। और जब घटना का समय के बाद फिर उसने उसी नंबर पर फिर 5-10 कॉलें की हुई थी। उस कॉल डिटेल के जरिए पुलिस उस शख्स, उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसने उससे बात की। पुलिस का शक इसलिए गहरा जाता है कि घटना के समय से पहले चलो बात हो गई होगी, लेकिन घटना के बाद जो बात हुई वो क्यों हुई, इस नंबर पर आखिर इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, उसी से क्यों बात हुई, और दिन निकलने तक इंतजार क्यों किया। क्यों जब कांड हो गया था रात में तो पुलिस को रात में ही फोन करना था, आखिर को उसने दिन निकले तक इंतजार क्यों किया। तो पुलिस का घर शक जो है बहुत गहराता गया। पुलिस बिल्कुल करीब पहुंचती गई। उस डिटेल, कॉल डिटेल के जरिए पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचती गई और जब उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो व्यक्ति का नाम सलीम होता है। सलीम को जब पुलिस पकड़ के लेकर आती है
और पूछताछ करती है तो वो सभी कुछ बातें खोल देता। सलीम कहता है कि मैं शबनम से प्यार करता था, शबनम मुझसे प्यार करती, हम दोनों जीने मरने की कसम खाए हुए थे, हमें दोनों को शादी करनी थी, घर वाले शादी पर राजी नहीं थे, इसलिए शबनम ने मुझे बुलाया और मैंने शबनम के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। जैसे ही ये खबर पता चलता है कि इसकी कातिल घर की बेटी ही निकली तो लोग हैरान, परिवार हैरान, सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक बेटी ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, एक शबनम बेटी ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। लोग शबनम नाम लेने से भी हैरान लगे। अजी ऐसा वो होने लगा, बच्चे जब छोटे बच्चों के नाम बदलने लगे, जो लड़कियों के नाम शबनम थे वो नाम लोग चेंज करने लगे। और जब ये केस खुलता फिर शबनम से पूछताछ हुई तो शबनम ने बता दिया कि हाँ मैंने ही इस कत्ल को अंजाम दिया। सलीम ने बताया कि हम दोनों छत के रास्ते से, इसने बुलाया मुझे और कत्ल करने के बाद मैंने पहले इन्हें नींद की गोलियां दी थी, इसने रात को चाय में नींद की गोलियां खिलाई, नींद की गोली खिलाने के बाद सुबह मैंने इसका कत्ल करा और एक एक करके ये कत्ल करवाती गई। कत्ल करवाने के बाद मुझे इनने गेट के रास्ते से निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। अब पुलिस सलीम को लेके जिस कुल्हाड़ी से कत्ल किया था वो कुल्हाड़ी बरामद करने के लिए जाती है तो सलीम उस कुल्हाड़ी को एक डैर होता है एक छोटा सा, उस डैर में जाकर फेंक देता है, वहां से वो कुल्हाड़ी बरामद होती है। तो पुलिस ने ये केस बहुत जल्दी और आसानी के साथ लगभग कुछ ही दिनों में, ये 8-10 दिन में ये केस पूरा खोल दिया था। इसमें पुलिस की बहुत तारीफ हो रही थी और काम तारीफ वाला भी था क्योंकि इसमें बेगुनाह कसूर लोग बहुत फंसते जा रहे थे, परिवार वालों के नाम आ रहे थे क्योंकि परिवार वालों को ऐसा लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने प्रॉपर्टी के चक्कर में मरवा दिया, क्योंकि जो शबनम के पिता थे काफी अमीर थे, टीचर भी थे, काफी जमीनें भी थी और इस चक्कर में लोगों को लग रहा था कि हो ना हो कातिल घर का ही है। लेकिन पुलिस की इसमें बहुत तारीफ करनी होगी, पुलिस ने बहुत ही जल्दी इस केस को सोल्व कर दिया और जो मैन कातिल था उसके पास तक पहुंच गई। फिर पुलिस की आगे कार्रवाई शुरू होती है, शबनम को जेल भेज दिया जाता है, जुमराबाद की जेल में शबनम आज भी है और सलीम को आगरा की जेल में भेज दिया जाता है। इसी भी शबनम को मुरादाबाद की जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने से पहले एक मेडिकल की जांच होती है, सभी जितने भी कैदी जेल के अंदर जाते हैं सभी की मेडिकल जांच होती है। जब मेडिकल जांच होती है तो उसमें शबनम गर्भवती पाई जाती है, कुछ महीने की शबनम गर्भवती पाई जाती है। ये कहानी भी सुर्खियों में बन गई थी कि शबनम गर्भवती है, अखबारों की बड़ी बड़ी लंबी हेडलाइन आ गई थी, शबनम गर्भवती है, शबनम गर्भवती है। कुछ दिनों बाद शबनम ने जेल में एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को जन्म दिया वो लड़का था और उसका नाम उसने ताज रख दिया। जेल के अंदर ही उसका लालन पालन पोषण होता रहा। कानून के अनुसार बच्चा जब तक 7 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चा माँ के पास ही रहता है। यूं ही सिलसिला चलता रहा, बच्चा बड़ा होता गया, धीरे धीरे
दिनों का हुआ, महीनों का हुआ, सालों का हुआ। इस बीच बच्चे जब 7 साल का हो गया तो उसे गोद लेने की बात शुरू हुई। इन 7 साल के बीच में जो 4 साल का अंतर रहा, वो 4 साल तक शबनम से कोई भी मिलने वाला नहीं गया। ना उसका रिश्तेदार कोई गया, ना उसका कोई परिवार कोई गया। मिलने जो गया वो एक उस्मान सैफी सफ़र नाम के एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, वो शबनम से मिलने के लिए गए। वो भी इसलिए गए जब उस्मान सैफी कहीं नौकरी करते थे और करने जाते थे, शबनम भी जाती थी। शबनम भी उसी बस से जाती थी, तो दोनों की मुलाकात हो गई थी, दोनों की अच्छी दोस्ती सी भी हो गई थी। 4 साल के बाद उस्मान सैफी उनसे मुलाकात करने के लिए जेल के अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी जेल से मुलाकात नहीं हो पाती। आखिर वो लौट आते हैं। कोशिशें करने के बाद, कई बार कोशिश करने के बाद उस्मान सैफी शबनम से जेल के अंदर मिले। जेल के अंदर मिलते रहे, कई बार मिले। फिर एक इस्तेहार निकलता है कि शबनम का बेटे को गोश्त लेना कौन चाहता है। तो उसमें उस्मान सैफी सफर ने अपना आवेदन किया था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया था। उसमें शर्त ये थी कि जो भी आवेदन करेगा वो शादीशुदा होना चाहिए। उस्मान सैफी जो न्यूज़ चैनल के थे वो शादीशुदा नहीं थे। आनन फानन में उन्होंने अपनी शादी करी और शबनम से आके मुलाकात की कि आपके बेटे को मैं गोद लेना चाहता हूँ, आपने मेरी बहुत मदद की थी और मैं आपका फर्ज, जो कर्ज था, वो मैं उतारना चाहता हूँ। क्योंकि शबनम के बेटे को कोई भी लेने को तैयार नहीं था, तो उस्मान सैफी वो लेने को तैयार हुए। शबनम भी इस बात पर राजी हो गई और 7 साल के बाद जो शबनम का बेटा था ताज मोहम्मद, वो उस्मान सैफी सफर के हवाले कर दिया गया। शबनम ने अपने बेटे को गोद लेने से पहले उस्मान सैफी से शर्त रखी कि जो मेरा ताज बेटा है, इसका जो चाहे अपना नाम रख देना और कभी भी इसके गांव मत लेके जाना। गांव लेके जाओगे तो वहाँ के लोग बातें बनाएंगे। गांव का माहौल ऐसा होता है बातें बनाने का, गलत सलत बोलने का। तो उन्होंने ये शर्त मान ली। इतनी कोई बड़ी शर्त भी नहीं थी, ले आने से और ना ले आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उस्मान सैफी सफ़र के पास आज तक वो बेटा है, अच्छा पढ़ लिख रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उसकी अच्छी देखभाल होती है। कभी कभी उससे मिलने के लिए बुला के लेके आ जाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये मेरी माता जी है, मेरी हमारी अम्मी है। कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद शबनम को फांसी की सजा बोल दी जाती है। इस सजा की अपील राष्ट्रपति तक पहुंच जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की यहाँ भी शबनम की अपील, फांसी की सजा टल नहीं सकती, वहाँ भी कैंसिल हो जाती। अब शबनम को किस दिन फांसी हो जाए ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फांसी की सजा बोल दी गई है। इस केस को लगभग 16 साल के करीब हो चुके हैं, 16 साल कुछ महीने हो चुके हैं। शबनम मुरादाबाद की जेल में है और सलीम आगरा की सलाखों के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीच बीच में जैसे दोनों से बातचीत हुई थी, दोनों ने एक दूसरे की पोले खोलती थी, दोनों ने बहुत नफरत की थी आपस में। अब उनके परिवार वाले भी मीडिया से बात करते हैं, वो भी फांसी के लिए कहते हैं कि ऐसी बेटी को फांसी हो जानी चाहिए। अब ये कोर्ट का मामला है, किस दिन उसे फांसी पर लटका दिया जाए। तो ये थी सच्ची घटना।
52 कांड की जो मुख्य किरदार इसकी शबनम निकली। शबनम चूंकि एमए पास थी और सलीम अनपढ़ था, इसलिए घर वाले उसके राजी नहीं थे शादी करने के लिए, इसलिए दोनों ने ये कदम, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, वो उन्हें ना करके दिखा देता। तो ये थी सच्ची घटना की कहानी पूरी। मेरी ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और जाते जाते मैं एक बात यही कहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अपने माँ बाप को प्यार करिए। अपने माँ बाप को प्यार करेंगे तभी आप अपने जीवन में सुख रहेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली इस तरह की वीडियो में। तब तक के लिए